मैं केशव त्रिवेदी, विद्या हब में फ़िज़िक्स फैकल्टी। आज मैं आपके सामने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर ट्रिक लेके आया हूँ। ठीक है, इस टेक्निक से हम इस तरीके के कोई भी सवाल को ओरली कर सकते हैं। ठीक है, और ये टेक्निक ऐसा नहीं है कोई जन्मगुट्टी है, ये सिंपल सा एक लॉजिक है। ठीक है, जिस लॉजिक को अभी हम समझेंगे आपके सामने। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का हो, इसमें एडिटर साहब ने मेरा चेहरा लगा दिया, आप यूँ मान लो कि मेरी बॉडी पहले ऐसी थी। ठीक है, इन द गिवन फिगर फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द केशव त्रिवेदी सर ऑन द स्ट्रिंग सो दैट द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा बच्चों, या इस तरह का कोई भी सवाल जो आप अपने शीट्स में या अपने मॉड्यूल में या अपने बुक्स में देखते हो, जिनको सॉल्व करने के लिए अक्सर आपको लंबे लंबे इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। आज के बाद वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो करने से पहले मुझे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो किस बेसिस पे बात कर रहा हूँ, उसका क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा। अगर मान लीजिए ये एक सीलिंग है, सीलिंग से ये एक स्ट्रिंग लटक रही है और यहाँ एक पुली है। अगर इस पुली से मैं दो मास लटका दूँ M2 और एक मास लटका दूँ M1, ठीक है, नीचे की तरफ है M2G और इधर की तरफ है M1G, राइट। ठीक है, अब हमने दो चीज़ें निकाली थी इसमें, टेंशन और एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन कैसे निकालिएगा, तो आप FBD बना सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे T ले, यहाँ पे T ले। अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो ये ऊपर की तरफ सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होंगी, डायरेक्शन डिफरेंट होंगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसलिए सेम है क्योंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। डायरेक्शन तो ऑब्वियस है, एक नीचे जाएगा तो दूसरे को ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए भी हमने काफ़ी शॉर्ट तरीके से इसको समझा था। आप जा सकते हैं, मेरे जो रेगुलर लेक्चर्स हैं न्यूटन्स लॉज के पार्ट 1 पार्ट 2, उनमें मैंने काफ़ी इस तरह के सवाल को करवाया है। उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो होगी M2G माइनस M1G अपॉन M2 प्लस M1। ये तो आ गई जी एक्सेलरेशन की वैल्यू, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो बच्चों का खेल हो गया है हमारे लिए। ठीक है, अगर आपसे कोई यहाँ टेंशन पूछे कि टेंशन बताइए, तो टेंशन हम क्या करते थे, हम M2 से मल्टीप्लाई करके M2G से घटाते थे। आपको याद होगा M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2 करके हम एक्सेलरेशन निकालते थे। फिर उस एक्सेलरेशन की वैल्यू M2 से मल्टीप्लाई करके M2G से M2A घटाते थे तो T आ जाता था, राइट। अगर आपको इस बात पे कहीं भी किसी तरह का संदेह या कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ जाके मेरे रेगुलर लेक्चर्स को देखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो पार्ट 1 मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, लेक्चर 1। ठीक है, खैर टेंशन की वैल्यू यहाँ पे हम उस मेथड से लिख सकते हैं, वैसे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ कि जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2M2 M1 अपॉन M2 प्लस M1G। ये टेंशन की वैल्यू आएगी। ठीक है जी, हमारा आज मेन मुद्दा टेंशन ही होगा, क्योंकि यहीं से ये टेक्निक को हम डेवलप करने वाले। ये जो टेंशन है ये 2M2 इंटू M1 अपॉन M2 प्लस M1 होगा। ठीक है, स्टूडेंट के स्पेशल डिमांड पे मैंने स्पेशली 3 तरह के क्वेश्चन लिया। इस तरह के सवाल काफ़ी आपको कई इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल में दिख जाएंगी, और इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करने पड़ती है बच्चों को, लेकिन जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज जो हमारे डिस्कशन का मेन मुद्दा होगा, जिस पे हम लोग मेन फोकस रखेंगे, वो रखेंगे टेंशन, कि टेंशन की वैल्यू है 2M2 M1 अपॉन M2 प्लस M1, ठीक है, इंटू G। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। ठीक, अब आप एक चीज़ समझिए, इस सारी चीज़ को मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ T है, यहाँ T है, तो यहाँ भी T होना चाहिए। हाँ जी, ये भी T होना चाहिए। अगर इस पुली को हम देखें तो ये T है, ये T है, तो आपको अच्छे से पता है फिर ये 2T होना चाहिए। ठीक है, अगर ये T है तो ये 2T होना चाहिए। इसका भी कंडीशन था, कंडीशन ये था कि पुली शुड बी मासलेस एंड देयर शुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड द स्ट्रिंग। ठीक है, ये सारी कंडीशन हमने अपने रेगुलर क्लासेस में डिस्कस कर रखी हैं, और ये कंडीशंस क्यों चाहिए ये भी डिस्कस कर रखी है, राइट।
तो अगर ये t है, ये t है, तो ये 2t होगा, ठीक है। तो 2t की वैल्यू इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ, t की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी है, 2 इंटू m2 इंटू m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी, ये हमने पहले ही निकाल रखा था। तो 2t की वैल्यू क्या होगी भाई, 2t की वैल्यू होगी 2 इंटू टेंशन की वैल्यू लिखिएगा 2 इंटू m2 इंटू m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 m2 m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो m2 इंटू m1 बाई m2 प्लस m1 है, इसको हमने कहीं देखा है, इसको हमने कहीं देखा है। इसको अपन रिड्यूस्ड मास कहते थे। क्या कहते थे? रिड्यूस्ड मास कहते थे। ये म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट मत समझना बे, फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं है ये मत समझना कि सर यहाँ तो पुलिस और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शनलेस था। फ्रिक्शन तो यहाँ हम सर कंसल्ट ही नहीं कर रहे, हम डिस्कशन ही नहीं कर रहे फ्रिक्शन की, और आपने फ्रिक्शन मान लिया। तो यहाँ पे फ्रिक्शन मत समझना, वो फ्रिक्शन के लिए नहीं है। ये म्यू से कुछ और चीज़ें भी हम डिनोट करते थे। याद करिए सेंटर ऑफ मास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दो मास से बना सिस्टम है तो सिस्टम का जो रिड्यूस्ड मास होता है वो m2 इंटू m1 बाई m2 प्लस m1 होता है। और कई फॉर्मूले में ये डायरेक्ट आता था, जैसे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी लॉस निकालना हो, वन ऑफ द एग्जाम्पल, और कई जगह ये डायरेक्ट म्यू हमें आंसर फाइंड करने में मदद करता था। तो वहाँ भी म्यू हमारे लिए अवतार लिया था ताकि हम सवालों को देख के ही सॉल्व कर सके, और उस म्यू का दूसरा अवतार यहाँ हुआ है न्यूटन्स लॉ में। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो m2 इंटू m1 अपॉन m2 प्लस m1, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये पूरे टर्म को हम बोल सकते हैं, 4 तो आएगा ही 4 की तरह, इसको मैं म्यू बोल सकता हूँ, और जी तो जी है भाई, यानी 2t इज इक्वल टू 4 म्यू जी। बस यही है मेरा टेक्निक, यहीं से हम लोग खेलेंगे फिजिक्स में, ठीक है। 2t इज इक्वल टू 4 म्यू जी, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा था। मैं ये कहता हूं कि आपने m2g लगाया, यहाँ m1g लगाया, उस वजह से इसका एक्सेलरेशन हुआ, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, कुछ ना कुछ टेंशन आया, टी टेंशन, तो यहाँ 2t। मैं कहता हूं ये कुछ भी नहीं होता, ये पूरा सिस्टम ही भूल जाओ, ये पुली, ये मासेस कुछ भी नहीं होती, ये पूरा, ठीक है। इस पूरे सिस्टम की जगह मैं एक मास लगाता, एक मास, उसका नाम मैं मास इक्विवेलेंट लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये मास वो मास है जो इस सिस्टम को रिप्लेस कर रहा है, और इसके रिप्लेस करने के बाद भी इस टेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेंशन, इस वायर में टेंशन कितना होगा, इस स्ट्रिंग में टी डैश मान लो, तो टी डैश की वैल्यू 2t है ना। मैं मानता हूं, या ये कह लो मैं चाहता हूं कि इस पूरे सिस्टम को मैं एक मास से रिप्लेस करूं, और उस मास के लगाने के बाद भी टेंशन जो है टी डैश यानी 2t रहे, उसकी वैल्यू ना बढ़े ना घटे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस मास से मैंने इस सिस्टम को रिप्लेस किया है, जिस मास से मैंने इस सिस्टम को रिप्लेस किया है, वो मास इस सिस्टम का इक्विवेलेंट मास है। क्योंकि इस पूरे सिस्टम की जगह अगर वो अकेला मास भी लगा देता तो सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इक्विवेलेंट का तो मतलब ही यही होता है कि पूरे सिस्टम के बदले या कोई भी चीज के बदले आप एक चीज लगाओ जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे जो पहले कर रहा था, तो उस चीज को उस चीज का इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एम इक्विवेलेंट लिख देते हैं। तो एम इक्विवेलेंट क्या है जी? मान लो मैं यहाँ एक एम मास लगाता है जिसका एम इक्विवेलेंट हो, एम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो नीचे की तरफ फोर्स क्या होता है? एम इक्विवेलेंट इंटू जी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। एम इक्विवेलेंट इंटू जी, और ऊपर की तरफ होता है टी डैश। टी डैश तो यही है मेरा 2t, है ना। और ये क्या हो जाता भाई? एम इक्विवेलेंट इंटू जी। यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे एक जादू आने वाला है। यहाँ पे जादू वादू कुछ नहीं है सर, बेवकूफ़ मत बनाओ, ये सब बहुत दिखा रखा आपने रेगुलर क्लास में हमें, ठीक है। एम इक्विवेलेंट, एक मिनट, एम इक्विवेलेंट इंटू जी इज 4 म्यू जी। अगर आप जी से जी को काटिए तो एम इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है 4 म्यू। बस ये है हमारा मेन टेक्निक। मतलब इस पूरे सिस्टम को मैंने एक मास से रिप्लेस किया है, और उस मास की वैल्यू है 4 इंटू म्यू, और जहाँ म्यू क्या है? रिड्यूस्ड मास, ठीक है। अब सवाल ये पूछा जाता है, ये मेरा चेहरा आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, ये सब एडिटर साहब का कमाल है खैर
तुम तो यही मान के चलो कि पहले मैं ऐसा ही हुआ करता था, ठीक है। ये तो मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता बेटा, इसलिए शर्ट वगैरह पहन के आ गया, वरना मेरी बॉडी ऐसी ही है, ठीक है। चलो, तो हम अब इस रिजल्ट को साइड में लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप डेफिनेटली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब इस रिजल्ट को हम साइड रखने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब इन सारी चीज़ों को हटा के मैं तो सिर्फ ये लिखूंगा कि मेरे लिए जो m इक्विवेलेंट है वो है 4 इंटू म्यू, जहाँ म्यू की वैल्यू है रिड्यूस्ड मास और उसका फॉर्मूला होता है m2 इंटू m1 अपॉन m2 प्लस m1। खत्म, और किसी चीज़ की ज़रूरत मुझे नहीं है। ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे मैं फोर्स लगा के इस पुली को रोका हुआ हूँ और इस पुली के नीचे m और 3m है, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है सवाल में कि मुझे यानी केशव सर को कितना फोर्स लगाना पड़े कि ये पुली जो है रुका रहे, ये सिस्टम पूरा रेस्ट में रहे। सिस्टम मतलब ये दोनों नहीं, ये तो नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि ये बड़ा मास है, ये छोटा मास है, 3m, ये तो रेस्ट पे हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पुली रेस्ट पे रहे, क्योंकि ये रेस्ट पे रहेगा तो ये स्ट्रिंग रेस्ट पे रहेगी, मतलब मैंने पकड़ के रखा हुआ है, यहाँ तो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये जो है, ये पुली, ये स्ट्रिंग, ये पूरा रेस्ट पे रहे। ऑब्वियस सी बात है, जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वही टेंशन आएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये टी डैश। अब या तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ 3mg mg, यहाँ से t निकालिए, t से 2t निकालिए, या तो फिर मेरी तरह से अगर आप सोचिएगा तो मेरे हिसाब से तो एक ऐसा मास लगाता जिसको मैं m इक्विवेलेंट कहने वाला हूँ, जो इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर देता। तो मेरे लिए तो जो वो मास है बस उसको रोके रखने के लिए जो फोर्स मैं लगाऊंगा वही सिस्टम को रेस्ट पे रखने के लिए जरूरी है। नहीं आई मेरी बात समझ में? तुम इस पुली को ही तो रोकना चाह रहे हो। मैं कहता हूं इस पूरे सिस्टम को m इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दो, यानी इस पूरे सिस्टम के बदले एक मास लगाओ जो यहां लटका हुआ होगा। और अगर तुमने इतना फोर्स लगा दिया कि वो मास लटका हुआ रहे तो ये भी लटका हुआ रहेगा, ये भी रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। अच्छा, उस मास को लटकाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? m इक्विवेलेंट इंटू जी, है ना। अब m इक्विवेलेंट निकालो, चलो m इक्विवेलेंट निकालते हैं। m इक्विवेलेंट तो देखते के साथ दिख रहा होगा, 4 इंटू, पहले तो 4 इंटू म्यू होता है 3m इंटू m यानी 3m स्क्वायर अपॉन 3m प्लस m यानी 4m, ठीक है। 4 से 4 कट गया, m से m कट गया, क्या आ गया जी, क्या आ गया वैल्यू बताइएगा? 4 इंटू m1 इंटू m2, तो 3m स्क्वायर आ गया अपॉन m1 प्लस m2, क्या आ गया? 4m आ गया। 4 से 4 कट गया, m से m कट गया, 3m आ गया। ये 3m क्या हो गया भाई? 3m आ गया m इक्विवेलेंट, ठीक है। ये 3m आ गया m इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये रेस्ट पे रहे? m इक्विवेलेंट इंटू जी, यानी यहाँ पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बताइए? टी डैश की वैल्यू बताइए क्या होगा? 3mg। सवाल देखते ही खत्म। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल भी सेम इसी तरह का सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द मास ऑफ द ब्लॉक ए इफ इट रिमेन्स एट रेस्ट व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, पुलीज एंड स्ट्रिंग आर मासलेस। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो ये सेम सवाल है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है बच्चों, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहे, मतलब ऐसा ना हो कि ये ए ब्लॉक ऊपर चल जाए, ये पुली नीचे आ जाए और ये धड़ाम से ज़मीन से टकरा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहना चाहिए। उसके लिए ए मास की क्या वैल्यू है, ये सवाल था, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन आता है, सर मैं तो कुछ भी कर लूँ, ये 3m नीचे जाएगा, ये m ऊपर जाएगा। बेटा इसको रेस्ट में रखने की बात नहीं हो रही है। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये तो मुझे भी पता है, ये तो दिख भी रहा है। मैं कह रहा हूँ ये पुली रेस्ट में रहना चाहिए, ताकि जब ये पुली रेस्ट में रहेगा तो इससे लगा हुआ धागा रेस्ट में रहेगा, तो ब्लॉक ए भी रेस्ट में रहेगा। ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे जा रहा होगा, लेकिन ये जो सिस्टम है ये रुका रहेगा, ठीक है। मतलब ये ऐसा ही सवाल बन जाएगा जैसे कि एक सीलिंग से सिंपली एक पुली लगा हो और ये m और ये 3m हो, ठीक है। ऐसा फील आना चाहिए मुझे। भले ही यहाँ सीलिंग नहीं है, यहाँ तो खुद दूसरे पुली से ऐसे करके कनेक्टेड है, या तो खुद दूसरे मास से कनेक्टेड है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये रुका हुआ है जैसे यहाँ पे कोई सीलिंग हो। मतलब मैं अगर तुम्हें इसको समझाऊँ ऐसे, तो आप ऐसे समझो, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे बिहेव करे जैसे यहाँ पे कोई सीलिंग हो,
ये क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है, कि सिस्टम शुड रिमेन इन रेस्ट। अब कैसे करें सर? सवाल तो देखने में बड़ा बढ़िया लग रहा है, बनेगा कैसे बनेगा ये नहीं समझ में आ रहा है। देखो बेटा बड़ा आसान है मेरे हिसाब से। सोचो, मुझे ये पता है कि इस साइड एक ब्लॉक है, इसका मास जो भी हो, मान लो m1 मान लो, या m' ही मान लो, चलो m मान लो, ठीक है। अगर सेम मास का ब्लॉक यहां भी लगाता मैं, सेम मास का ब्लॉक यहां भी लगाता मैं, m मास का यहां, तो तुम्हें नहीं लगता ये सिस्टम रुका होता? ठीक है, अगर m मास का यहां ब्लॉक है और सेम मास का ब्लॉक हम यहां भी लगाते, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये सिस्टम रुका रहता? 100% रुका रहता, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड सेम मास है, तो सिस्टम अनएक्सेलरेटेड होगा। गॉट माई पॉइंट? अब ध्यान से मेरी बात समझना, इसका मास पूछ रहा है, अब तुम क्या करो, इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करो एक ऐसे मास से जो सेम यहां पे टेंशन लाए जो ये कर रहा है। पर्पस क्या है? मुझे क्या पता कि यहाँ पे पुली है या दो मास है, मेरे लिए तो ये पूरा मिला के एक सिंपल सा मास का टुकड़ा है, और उस मास का टुकड़े को हम m इक्विवेलेंट कहते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है? 4 म्यू। 4 इंटू म्यू की वैल्यू निकालना बेटा, m1 इंटू m2 बताइए 3m² अपॉन, बताइए m1 प्लस m2 4m, है ना। 4 से 4 कट गया, m से m कट गया, ये आ गई 3m। तो मेरे लिए तो 3m और m नहीं है, मेरे लिए तो ये पूरा मिला के सिर्फ 3m मास है। यहाँ पे मेरे लिए 3m मास है, ठीक है। मतलब ये पूरा सिस्टम रखूं या सिर्फ 3m रखूं, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि धागा के पास कोई आंखें थोड़ी है, धागा तो नॉन लिविंग थिंग है, उसको थोड़ी पता है कि नीचे पुली से लटका हुआ दो मास है। उसको तो ये लगेगा कि एक सिंपल 3m मास का टुकड़ा लटका हुआ है मेरे से। क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम और ये अकेला मास सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उन दोनों के लिए इस धागे में टेंशन सेम आते हैं। ये कहाँ प्रूफ किया मैंने? अभी थोड़ी देर पहले। गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पे 3m है, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए रोकने के लिए? 3m होनी चाहिए। तो लो आंसर आ चुका है, आंसर इज 3m, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये स्प्रिंग बैलेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर आप देखेंगे कि इसको जनरली जैसे सॉल्व किया जाता है वो वैसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं इस बार, ठीक है। देखिए, मान लीजिए इधर 4 kg है, तो इधर की तरफ होगा 40 न्यूटन, राइट, और इधर की तरफ होगा 60 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि ये 6 kg का ब्लॉक है। ऑब्वियस सी बात, इधर 6 kg, इधर 4 kg है, 6 kg वाला नीचे जाएगा, 4 kg वाला ऊपर जाएगा। इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ और इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ये 6 kg, ये 4 kg, ठीक है। अगर हमसे कोई एक्सेलरेशन पूछे तो इसमें तो हम चैंपियन हैं, हम लोग FBD और ये सब नहीं बनाने जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर पुलिस वगैरह मासलेस हैं तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वही टेंशन यहाँ पे होगा, राइट, ठीक है। तो अब तो हम सीधा कहेंगे क्या, 60 माइनस 40 20/6 + 4 10 kg। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनको तो हम ओरली कर सकते हैं, और ये ओरली कैसे करना है ये भी मैंने बता रखा है अपने रेगुलर लेक्चर्स में, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर टेंशन निकालना हुआ तो क्या करेंगे, 6 2 जा 12, 60 में से 12 घटाएंगे तो ये 48 न्यूटन आ जाएगा, है ना, ये 48 न्यूटन आ जाएगा। सिंपल सी बात है, मम्मी ने दिए 60 रुपये, लास्ट में बचे 40 रुपये, 20 रुपये में 10 kg आलू, तो 1 kg आलू 2 रुपये का एक्सेलरेशन, 1 kg आलू 2 रुपये का, 6 kg 12 रुपये का। 60 रुपये लेके चले थे, 12 रुपये खर्च हो गए, तो 48 न्यूटन, यहाँ 48 रुपये बचे, ठीक है। ऐसे करके मैंने कुछ नहीं, लैंग्वेज पे सेट करके आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन ओरली करना सिखाया था, दैट्स इट, ठीक है। ये 48 न्यूटन, तो ये भी क्या होगा भाई, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, 48 न्यूटन। अच्छा यहाँ पे भी टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन, ठीक है। जब कुछ ना दिया जाए तो वो जो शर्त थे, स्ट्रिंग शुड बी मासलेस, स्ट्रिंग शुड बी फ्रिक्शनलेस, पुली शुड बी मासलेस, देयर शुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द पुली एंड द स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ होल्ड कर रही है, मान के चल रहे हैं, ठीक है। कोई आंसू मत बहाना कि सर यहाँ तो बोला नहीं गया, आप कैसे मान लिए, अंडरस्टूड है, ठीक है बेटा। अब इधर 48 न्यूटन, इधर 48 न्यूटन, तो TT है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये TT है तो आपको अच्छे से पता है ये 2T हो जाएगा, एंड 2T इज इक्वल टू व्हाट, 96 न्यूटन, ठीक है जी, 96 न्यूटन। अब इस स्प्रिंग बैलेंस पे तो 96 न्यूटन लग रहा है, तो ये स्प्रिंग तब तक फैलेगी, पता है ना स्प्रिंग बैलेंस के अंदर स्प्रिंग होता है, ठीक है, तो ये तो तब तक फैलेगी
तब तक फैलेगी जब तक कि ये ऊपर की तरफ 96 न्यूटन का फोर्स ना लगा दे। क्योंकि आप एक चीज समझिए, इधर ऊपर की तरफ 96 न्यूटन लग रहा है, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस को देखें तो नीचे की तरफ 96 न्यूटन लग रहा है। मैंने पहले ही बता रखा है, टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना। तो अगर स्प्रिंग बैलेंस को हम देखें तो 96 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है ना। अब 96 न्यूटन अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो स्प्रिंग बैलेंस को तो ऐसा फील हो रहा है कि इसके ऊपर कोई 9.6 केजी का बॉडी लटका हुआ हो। इसको तो यही पता चले ना, इसको क्या पता है, इसको तो लगे 9.6 केजी का कोई बॉडी लटका हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो 9.6 केजी ये सेंस करेगा। मैं कहता हूँ इतनी करने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल सा फंडा था। मैं मानता हूं कि इस पूरे सिस्टम को मैं रिप्लेस कर दूं, पूरे सिस्टम को एक मास से, तो जो मास होता mg फोर्स ये सेंस करता, और जो मास होता वही मास की वैल्यू ये बताता, राइट। अगर मान लो 5 kg आया, इसका m इक्विवेलेंट सपोज करो, आएगा नहीं, सपोज करो 5 kg आएगा, यानी 50 न्यूटन लग रहा होगा। यानी ये स्प्रिंग बैलेंस कितना रीड करता, 50 न्यूटन का फोर्स डेवलप करने के लिए 5 kg लटका होगा। तो स्प्रिंग बैलेंस को ऐसा लगता कि मेरे नीचे 5 kg लटका हुआ है, राइट। चलो m इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते हैं। m इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, पहले ही पढ़ा रखा है, 4 इंटू m1 इंटू m2, ठीक है। तो 4 इंटू 24, या फिर मैं एक एक स्टेप कर देता हूँ, 4 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4। इसकी वैल्यू करके देखिए कितनी आ रही है, ये आ जाएगी 6 4 जा 24, 4 इंटू 24 अपॉन 10, 2.4। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9.6 kg आ रही होगी, ठीक है। यानी इस पूरे सिस्टम को अगर मैं एक मास से रिप्लेस कर देता तो वो 9.6 kg का मास होता। यानी मेरे लिए ये सवाल कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे एक पुली है, सॉरी यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग बैलेंस, और उससे 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 9.6 kg लटका हुआ है, तो ये 96 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो ये 96 न्यूटन का टेंशन डेवलप होगा, और 96 न्यूटन का टेंशन डेवलप होगा तो इस स्प्रिंग को भी 96 न्यूटन डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। तो इसको ऐसा फील होगा जैसे 9.6 kg इसके नीचे लटका हुआ। मतलब सवाल यहीं ख़त्म हो चुका था। अब देखिए चॉइस आपका है, ठीक है। या तो आप FBD बनाइए, बड़े बड़े इक्वेशन लिखिए, फिर उन FBD को सॉल्व करिए, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्सेलेरेशंस की वैल्यू निकालिए, एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाल के फिर टेंशन निकालिए। या फिर आप अगर थोड़े बहुत मुझसे इंस्पायर्ड हैं तो सवाल देखिए और ओरली आंसर निकाल के सीधा आंसर बोलिए, ठीक है। चॉइस इज़ योर्स। ऐसा नहीं है कि ये कोई ट्रिक है, ये सिंपल सा एक लॉजिक है, जिस लॉजिक को हमने डेराइव करके अप्लाई किया और सही आ रहा है, आना भी चाहिए था, क्योंकि लॉजिक है तो हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। तो सवाल देखिए और आंसर बोलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।